प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले बालादस्ती की जंग, अदलिया पार्लियामेंट का खौफनाक टकराव, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहाती बिल पर अमल दरामद रोक दिया, मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा जाहिर कर दिया, सदर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली से चीफ जस्टिस असकुद नोटिस से मुतालिक 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद मंजूर। जबकि पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब की फराहमी का बिल भी कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। क्या पेशगी इकदाम के नाम पर मुजव्वजा बिल पर अमल दरामद रोकना पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमला तस्वुर होगा? इसके अलावा बात करेंगे असम्बली का इन कैमरा सेशन तलब, बड़े फैसलों का इम्कान, मेंबरान असम्बली को आर्मी चीफ DGISI की जानिब से अहम ब्रीफिंग मुतवक्के, अदलिया के हवाले से असम्बली मुतवक्के तौर पर क्या बड़ा फैसला कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अप्रैल 2022 में असम्बली तहलील के हवाले से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गलत थी, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के बड़े एतराफात। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी, कराची की आबादी 11% कम होने का बड़ा इंकशाफ। क्या दहशतगर्दी की वजह से लोग कराची से नकल मकानी कर गए हैं या ये मरदमशुमारी ठीक से नहीं हुई? इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फर्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान हैं, PTI के भी सीनियर रहनुमा है, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा हामिद खान साहब, आप एक कानून को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ का भी एक सियासी मौक़िफ़ इस मामले पर मौजूद है। आज 8 रुकनी बेंच, कल ये तश्कील दिया गया और आज जो है वो इसने स्टे दे दिया है, यानी अमल दरामद रोक दिया है ये जो बिल पार्लियामेंट ने मंजूर किया। ये बताइए कि ऐसा तारीख में कोई प्रेसिडेंट मौजूद है और इसको किस तरह से देख रहे हैं स्टे ऑर्डर को? एक दफा पहले हुआ है हिस्सा बिल के हवाले से, लेकिन उसमें जुरिस्डिक्शन जो एक्सरसाइज हुई थी वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी, लेकिन उसमें इस किस्म का ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि नजीर मौजूद नहीं है। तो ठीक है हामिद साहब, आपकी आवाज थोड़ी कम है, हम थोड़ी सी आवाज बढ़वाते हैं यहाँ से। जी बताइएगा। वही मैं बात कर रहा था कि इसकी एक मजीद तो है हिस्सा बिल वाले केस की वजह से, और दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि बेशक ये बिल अभी तक उसको बिल थी हम तस्वर करते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट के तमाम तर जो मराहल है उससे गुजर चुका है। अब ये मामला पार्लियामेंट के पास नहीं है। पार्लियामेंट ने जो करना था, जो प्रोसेस को कंसिडर किया है कि ये वर्चुअली एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन चुका है पोटेंशियली, यानी सिर्फ उतने दिन और गुजरने की बात है, वरना तो ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इंटेंट्स एंड पर्पसेस बन चुका है। लिहाजा इसको इसके बारे में हम अपनी जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और मुनासिब कोई इंटरिम ऑर्डर जो है हम पास कर सकते हैं। अच्छा हामिद साहब, ये बताइएगा कि जैसे कल भी इसके ऊपर डिस्कशन होती रही, ये 8 रुकनी बेंच बनना ये थोड़ा कबल वक्त नहीं था? एक तो ये मामला, दूसरा ये कि चीफ जस्टिस इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये चीफ जस्टिस के सुओ मोटो के इख्तियारात हैं और उनके इख्तियारात के हवाले से ये बिल मंजूर हुआ है, तो जब वो इस बेंच की सरबराही करेंगे तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी ऑब्वियस नहीं हो जाती? इस जिस तरह से स्टे ऑर्डर आया या और भी इस तरह का कोई फैसला आता तो ये चीज़ें ऑब्वियस नहीं थी ऑलरेडी? ये देखिए ना, दो बातें आपने कही। पहली तो ये है कि क्या इसको प्री मेच्योर था इसका नोटिस लेना? मैं समझता हूँ प्री मेच्योर तो नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये पार्लियामेंट के सारे मरहल से ये गुजर चुका था बिल, अब सिर्फ असेंट के लिए रह गया था, और वो भी असेंट थी जो है खुद ब खुद आइन के तहत 10 दिन में हो जानी थी, अगर ना भी असेंट साहब देते। एक तो बात ये है, उस लिहाज से ये प्री मेच्योर इसको नहीं कहा जा सकता। ऑलरेडी पिटीशंस आ चुकी थी और पिटीशंस को सुनने के लिए उन्होंने किया। दूसरी बात आप ये कह रही कि क्या चीफ जस्टिस की सरबराही मुनासिब थी? इसमें मेरे नजदीक कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई जाती इख्तियारात की बात नहीं है। चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक इंस्टीट्यूशन है, यानी सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन है और चीफ जस्टिस खुद एक इंस्टीट्यूशन है बतौर सुप्रीम कोर्ट के हेड के। तो इसलिए उस लिहाज से वो कोई अपने जाती इख्तियारात के लिए तो नहीं सुन रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के और उसके चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से सुन रहे हैं। आज वो चीफ जस्टिस है
4 महीने बाद कोई और चीफ जस्टिस होगा और फिर कोई और होगा, तो लिहाजा जहां अदारे के इख्तियारात का मामला हो वहां आप किसी की जात को सलूक नहीं कर सकते। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सर, वेरी काइंड ऑफ यू। सर, एक चीज़ जो इस पे एतराज़ और आ रहा था इसी पे कि इसमें बेंच जो है सर, इसमें मोस्ट सीनियर जजेस एक दफ़ा फिर नहीं है जिस पे वो एतराज़ आ रहा है। दोनों नहीं थे इसमें, उस जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब हैं, जस्टिस सरदार साहब हैं, तारक साहब हैं। तो वो फिर वही बात है कि ये चीफ जस्टिस साहब जब बेंच बना रहे थे तो उन्होंने अपने सीनियर जजेस को साथ नहीं बिठाया और उस पर उनकी राय या उनका जो एक व्यू होता वो भी सामने आता है, क्योंकि वो जो पावर्स को रेगुलेट किया गया है जो इनकी सुओ मोटो की, तो उसमें तो उन्होंने यही आके कमेटी बनाई कि चीफ जस्टिस साहब होंगे और 2 सीनियर जजेस होंगे। तो जो 2 सीनियर जजेस जो थे, जो आप भी कह रहे हैं बेनिफिशरी होते हैं या अदरवाइज, तो बात अब समझते नहीं कि फिर वही बेंचेस पे चली गई है कि अपनी मर्जी के जजेस को ये उसमें शामिल करते हैं, जो आपके साथ हम ख्याल नहीं है उनको नहीं किया जाता। देखिए, ये तनकीद तो बिल्कुल जायज बनती है, क्योंकि ये बहुत अरसे से मामला चल रहा है कि जब भी आईनी इख्तियारात और आईनी मामलात हों तो उसमें सीनियर जजेस को बिठाना चाहिए। ये तनकीदी हद तक तो दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि अगर वो दोनों सीनियर जजेस को बिठा लेते तो अच्छा था। ये डिवीजन का या आपस में तकसीम का जो है तासुर वो ना उभरता या ना उस पर उसे तकवीयत मिलती। लेकिन इससे ये जो अमल है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी नहीं हो गया, क्योंकि फिर भी सवाबदीद चीफ जस्टिस की ही अभी तक है, क्योंकि उनके जो कमेटी के इख्तियारात होने थे वो तो जब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता तभी होते ना। ये उससे कबल उन्होंने इसमें जुरिस्डिक्शन लेकर उसमें एक इंटरम ऑर्डर पास करके उस पर अमल दरामद रोक दिया है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते वो कमेटी वाज़े वजूद में आ गई थी या उसमें दूसरे जजेस का शमूलियत जरूरी हो गई थी, ये नहीं है। बहरहाल ऐसे फैसले पहले भी होते रहे हैं, जजेस को पिक एंड चूज से ही चीफ जस्टिस बनाते रहे, लेकिन ये मामला मैं ये कहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। हम बारहा कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स को खुद बैठकर इस पर नजरसानी करे और ये जो उसमें कमी बेची है, ये हुक्म है, उसको दूर किया जाए। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अंदरूनी मामला है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जब बेंच में बैठ के ऑनरेबल जजेस साहबान जो हैं वो इस तरह के वहाँ पे अपनी डिसेंट शो करेंगे, जो उनका राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, और बैठ के चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जजेस के दरमियान डिवीजन नज़र आएगी, उनके नोट्स आएंगे, आपस में कन्फ्रंट्रेशन आएगी, कोई बेंच छोड़ देंगे, कोई को चीफ साहब हटा देंगे, इस तरह की चीज़ें, तो फिर तो ये अंदरूनी मैटर नहीं रह जाएगा। जब वो सारी चीज़ें पब्लिक में आएंगी तो उसके बाद तो हर बंदा उस पर बात करेगा। सर, वो पब्लिक में आएंगी, उसकी तनकीद करना भी पब्लिक का राइट है, कोई इसमें दो आरा नहीं है। हर एक का राइट है कि इन मामलात में तनकीद करे, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, अंदरूनी जब हम मामलात कहते हैं इसका मतलब है कि उसका जो रिफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पर खुद अदारे को करना है अपने इंटरनल प्रोसीजर्स का। इस लिहाज से उस पर तनकीद होने का तो कोई इसमें मसला नहीं है और उसको रोका नहीं जा सकता, ना रोका जाना चाहिए। सर, लास्ट टाइम आपने हमारे साथ थे और आपने बड़ी अच्छी ऑलवेज जो आप इतने सेंसिबल आप हमें बातें हमें ये बताते भी हैं, एजुकेट भी करते हैं। आपने भी कहा था कि जो वकला हैं वो भी बड़े अरसे से कह रहे थे, पार्टीज भी कह रही थी कि ये जो सुओ मोटो वाला इशू है इसको रेगुलेट होना चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही सीनियर जजेस पे मुश्तमिल कमेटी बननी थी। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब को अगेन क्या इतराज़ हो सकता है कि मेरे साथ 2 सीनियर जजेस बैठ के हम किसी इशू को 5-10 मिनट आके अपने चैम्बर में डिस्कशन करके हम उसको डिसाइड कर लेंगे सुओ मोटो लेना है या नहीं लेना, उस पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी चीफ जस्टिस के साथ अपने सीनियर जजेस के साथ बैठ के कंसल्ट? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन असल बात क्या है, यहाँ पर सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट के जरिए रेगुलेट होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को अपने इंटरनल रूल्स के तहत 191 के तहत ये करना चाहिए। सवाल ये है कि अगर बाहर से ये बात आएगी तो उस सूरत में आया अदलिया की आज़ादी पर तो नहीं कोई असर होगा। इस चीज को देखने की जरूरत है। जहां तक ये रिफॉर्म्स लाने का ताल्लुक है,
हमारा बारहा मुतालबा ये है कि आप बैठे, सारी सुप्रीम कोर्ट बैठे और अपने जो प्रोसीजर रूल्स हैं 1980 के उनमें मुनासिब तरमीम करके और पावर्स को रेगुलेट करें, सुओ मोटो को भी, बेंचेस फॉर्म करने की भी, और सारे इख्तियारात पर एक नजर सानी करें और रूल्स को उसके मुताबिक अमेंड करें, लेकिन खुद करें। बाहर से ये बात जब आएगी सर, तो आपने आपने बड़ी अहम बात की और ऑलरेडी दिलचस्प एक डिबेट चल रही है। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि इनको वहाँ बाहर से रेगुलेट किया जाए, पार्लियामेंट रेगुलेट करे, फेयर इनफ। पार्लियामेंट भी यही कहना शुरू हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमें रेगुलेट ना करे। तो आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट को रेगुलेट कर सकती है या पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है? कौन किसको रेगुलेट कर सकते हैं? व्हाट्स योर ओपिनियन सर? दोनों कह रहे हैं कि जनाब के वो इदारा मुझे नहीं कर सकता, वो कहते हैं आप जो है मुझे नहीं करते। लड़ाई तो इसी चीज़ की है सर। देखिए, जहाँ तक इंटरनल मिसाल के रूल्स बनाते हैं, नेशनल असेंबली के अपने रूल्स होते हैं, सेनेट के अपने रूल्स, वो एक ऐसे हैं जिसमें कि किसी और को बाहर से इंटरफेयर नहीं करना, उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी है और अपनी जो है आज़ादी का मामला होता है। अब जहाँ तक उनको रेगुलेट करने की बात आ गई, रेगुलेट करने में तो नहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स भी हैं। लेकिन एक दफा एक कानून साजी हो रही है या बन गई है, और अगर वो कानून जो है अदलिया महसूस करती है कि ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है या अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, तो फिर रेगुलेशन नहीं है, बल्कि ये फिर एक आइनी फरीजा हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदारा है जो कि आइन की तशरीह करता है। वो तशरीह करना तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, और उसी तशरीह के मुताबिक उसको ये फैसला करना है कि कौन सा कानून जो है वो आइन के मुताबिक है और कौन सा उससे मुतसादम है। सर, आज हमने देखा है कि ये पार्लियामेंट ने फिर वो डिफेंस के जो ये मोड में चल रही है पिछले कई दिनों से, मुसलसल डिफेंस हम देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें हैं, MNAs की तकरीरें हैं, वजीरों की तकरीरें हैं, कैबिनेट मेम्बरान की, तो उसके बाद वहाँ रूलिंग भी शायद आ जाए, उसके बाद रेजोल्यूशंस हैं, सब कुछ हैं। तो वो तो टोटल मानने को तैयार नहीं है सुप्रीम कोर्ट की किसी बात को। आज भी उन्होंने रेजोल्यूशन के जरिए उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम जो बजट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम देने को तैयार नहीं है। तो इसके क्या कंसिक्वेंसेज आप देख रहे हैं? और कल एक उनका नोट भी आया था चीफ जस्टिस साहब का, जो तौहीन अदालत लगता है ये प्रोसीडिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो डू यू सी के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गिलानी साहब वाले रूट पे चल पड़े हैं और शायद कंसिक्वेंस नतायज भी वही निकले? देखिए, मुमकिन है, इसको खालिदुल इम्कान नहीं कहा जा सकता। जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इस तरह खुल के डिफाई करना शुरू कर देंगे तो फिर तो मामला नहीं चल सकते मुल्क के अंदर, क्योंकि जैसे ये कहते हैं कि हमें वो पैसे नहीं देने, वो तो पैसे जो हैं उस पर आपकी ऑप्शन ही नहीं है। ये पार्लियामेंट कभी भी जो इलेक्शंस पे अखराजात हैं या कुछ ऐसे अखराजात हैं जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं, आइन में कहा गया है चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उसको डिस्कस आप कर सकते हैं बजट के वक्त, आप उसको वोट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीजें बजट के दौरान मिसाल के तौर पर जो खर्च होना है अदलिया के ऊपर या जजेस की तनख्वाहों पर, ये सारी चीजें जो हैं इट इज ए चार्ज ऑन दी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, वो उस पर बहस तो हो सकती है लेकिन उसको रोका नहीं। इसी तरह से अगर इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है तो इट इज ए चार्ज ऑन दी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें बहस हो सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता। अच्छा सर, एक ये भी बज़ वर्ड है कि कैपिटल में इस्लामाबाद में कि शायद जैसे उस वक्त जजेस को ये बहाल किया गया, वो तहरीक जिसमें आपने बड़ा अहम रोल अदा किया था और आपके साथियों ने भी, इफ्तिखार चौधरी साहब वाली, उस वक्त उनको एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए बहाल किया गया था जजेस को। तो अभी भी ये शायद ये इस तरह की बज़ वर्ड है कि ये हुकूमत को एग्जेक्टिव आर्डर्स के जरिए कुछ जो हमारे कोई उसमें जजेस हैं तो उनको शायद कि हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए कोई इस तरह का स्टेप वो ले सकती है, जो बातें आ रही हैं। तो आप समझते हैं एग्जेक्टिव आर्डर्स के जरिए किसी जज को ये हटाया जा सकता है? क्योंकि हुकूमत प्ली लेती है कि अगर उनको ये रेस्टोर किया जा सकता है तो उनको हटाया भी जा सकता है। डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए ना, वो रिस्टोर जो हुए थे वो ऑलरेडी जज थे 3 नवंबर 2007 को, कोई नए जज नहीं तकर्रर हुए थे उसके तहत, या जज हटाए नहीं गए थे कोई उस ऑर्डर के तहत। वो तो सिर्फ जो कुछ अरसे के लिए एक मार्शल ऑर्डर के तहत या जो इन्होंने सस्पेंशन की थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उनको हटाया गया था।
और वो जब आइन रिस्टोर हुआ है तो उसके मुताबिक उनको भी रिस्टोर कर दिया गया। वो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है इससे ताल्लुक। दूसरी मैं एक और बहस करता हूँ, जो वो रेस्टोरेशन थी ना, उसके बाद एक 14 जजेस का बेंच हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में बैठा था और उन्होंने ये फैसला दिया था कि ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत रेस्टोरेशन नहीं है, बल्कि ये एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत ये रेस्टोरेशन है। अच्छा सर, आपने अभी ये जैसे सिचुएशन यहाँ डेवलप हो रही है, हम इसको देखते जा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई होती इवेंचुअलिटी होती है कि हुकूमत आपको पता है डेस्परेट है, डिफेंस के मोड में है, अगर इस तरह का कोई स्टेप वो ले लेते हैं, तो आप समझते हैं कुछ जजेस की उन दिफा के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए उसी तरह की तहरीक दोबारा लॉन्च हो सकती है जो इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए हुई थी? उस तरह का आपके वकीलों के यहाँ, बार के यहाँ कोई इस तरह की फीलिंग है कि वो बह रहेंगे और आके सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, या आपका ख्याल है डिवाइडेड, जैसे बेंच डिवाइडेड है, ये जजेस डिवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, ऐसे वकील भी डिवाइडेड हैं, तो लिहाजा उस तरह की कोई इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च नहीं हो सकेगी? आपको क्या लगता है सर, कोई तहरीक चलेगी? जहां तक आम वकील का ताल्लुक है, स्वाय उनके जिनका को खास उसमें एंगल ना हो, वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है। कोई भी वकील नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदारे के तबाह कर दिया जाए, उसके इख्तियार छीन लिए जाए, उसके अहकामात पर अमल दरामद ना हो। अगर ये सब कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो वकील होने का जो तस्वर ही खत्म हो जाता है, वकील का कोई जवाब ही नहीं रहता। लिहाजा हम सब कनेक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और अदालती निज़ाम के साथ, और अगर इस निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, उसमें इतनी बड़ी मुदाखलत की गई जिससे वो निज़ाम बेबस हो जाए, तो हम किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं दे सकते और कोई वकील इजाज़त नहीं देगा। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, एतजाज़ अहसन साहब वहाँ सेनेट में वो तकरीरें अक्सर करते थे, जजेस के मूवमेंट से याद आया, तो वो फिर बाद में बड़े पछताते थे कि हमने जजेस को रिस्टोर करके, अली अहमद कुर साहब भी ये कहते थे, एतजाज़ साहब ने भी तकरीरें की जनाब कि जिन ये वकला ने उस वक्त उसमें रोल प्ले किया था, बाद में उन्होंने बड़े बड़े केसेस लड़े वहाँ पे और बड़े वो अमीर हो गए, उन्होंने बड़े पैसे कमाए, उनकी वहाँ सेनेट में तकरीर थी। तो आपको लगता है कि वो जो जजेस की वो मूवमेंट चलाई गई थी उसके वो नतायज नहीं निकले थे जो इफ्तिखार चौधरी साहब, जो उनके बिरादर जजेस से तवक्कुआत आपको थी या कौम को थी, वही वाली बार रियासत होगी माँ जैसी, तो आज जैसे वो पछताते हैं एतजाज़ साहब, कुर्द साहब, आपको भी कभी ये फीलिंग आई है कि शायद वो जो कौम से वादे थे या हम आके एक्सपेक्ट करते थे कि वो जुडिशरी जो रेस्टोर है वो डिलीवर करेगी, वो डिलीवर नहीं कर सकेगी? तो आपको भी कभी फील होते या आप समझते नहीं आप लोगों ने ठीक किया था और उसके बाद नतायज निकले? तो देखिए ना फाता साहब, वो रेस्टोरेशन तो जरूरी थी जी, उसके बाद क्या उनकी परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक डोमेन में है, उस पर बहस हो सकती है, मैं भी तनकीद कर सकता हूँ, एतजाज़ साहब और जो चाहे तनकीद कहे उसको हक हासिल है। लेकिन रेस्टोरेशन के बारे में दो ओपिनियन नहीं हो सकती कि कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या कोई फौजी डिक्टेटर आके सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो जाए और जजेस को जो है वो घरों में अपने कैद कर दे और अपनी मर्जी के जज बाहर से लाके वहां बिठा दे। इस चीज को तो किसी सूरत भी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सर आप सैटिस्फाई थे उनके कुदरती आईनी अमल था जो होना चाहिए था। उसके बाद उनकी क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर तरह तरह के सवालात उभरते हैं और मुख्तलिफ आरा हैं। मैं भी समझता हूँ कुछ मामलात में उन्होंने हमारी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, लेकिन उससे रेस्टोरेशन के बारे में कहना कि वो गलत हुई है वो दुरुस्त नहीं होगा। तो कुछ थोड़ा सा बताएं कि कौन से आपका ख्याल है जो मामलात थे, एक्सपेक्टेशन थी इतनी बड़ी पूरी नहीं हुई, को आप जैसा इतना बड़ा एक वकील उनका हमदर्द जिन्होंने तहरीक में बड़ा उन्होंने रोल अदा किया कि वो भी सेटिस्फाई नहीं है, कोई दो चार बातें बताएंगे जो आपका ख्याल है कि उनको करनी चाहिए थी रेस्टोर्ड, ये जुडिशरी की जो नहीं हुई? सर मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी कमी रह गई है वो रह गई है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स और अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है हायर जुडिशरी का, बिलखुसूस हाई कोर्ट में, उसको उन्हें जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने चाहिए थे जिससे बड़ी वाज़े ट्रांसपेरेंसी आती है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में। हमने ये देखा है कि अपॉइंटमेंट में फिर पिक एंड चूज हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है। उन चीजों पर हम भी बहुत सख्त तनकीद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा खला जो रह गया है वो ये रहा है कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर्स और प्रॉपर जो रूल्स नहीं फ्रेम किए अपॉइंटमेंट के लिए, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट से हम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसी तरह से जो
ऑफ बेंचेस के बारे में वो भी बेंच रूल्स अमेंड करने वाले हैं। ये काम ये पार्लियामेंट का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का खुद अपने रूल्स को दुरुस्त करने का और हाई कोर्ट का खुद अपने रूल्स को आइन के तहत दुरुस्त करने का है। इन चीजों में काफी कमी पेशी है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सर ये चलते चलते का ये सवाल मेरे जहन में आ गया, हालांकि मैं आपसे खासी यू आर वेरी काइंड, आपने बड़ा जनरस टाइम दिया है कि असद कैसर साहब की आज उनका इंटरव्यू आया है, स्पीकर कौमी असम्बली थे जो साबिक, तो उन्होंने कहा जनाब कि वो जो उसमें डिप्टी स्पीकर की रोलिंग थी वो गलत थी, और आपने भी एक दफ़ा हमें बताया था आपकी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो खान साहब को आपने भी खैर कहा था वो खुद भी महसूस करते थे कि मुझे गलत एडवाइस दी गई थी। तो आज मैं विंडिकेटेड एक आप अपने आप को फील कर रहे होंगे, तो कौन मतलब ये इमरान खान साहब को ये गलत एडवाइसेस दे रहे थे? कि स्पीकर भी कह रहा है कि रूलिंग जो हमने दी थी वो गलत दी थी, ये कौन लोग थे जो उनको एडवाइसेस करवा रहे थे, गलत फैसले करवा रहे थे? कुछ लोग हैं जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो जिनको मैं वकील भी नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि वो लोगों को अंदर प्लांट किया गया है, जिन्होंने गलत मशवरे दिए। खासतौर पे ये मेजर गलत मशवरा था जहां पर उन्होंने आर्टिकल 5 को गलत इस्तेमाल करके, तो वो कासम सूरी बेचारा जिसको इतनी समझ भी नहीं है आइन वगैरह की, उसको इस्तेमाल किया और उसने जो कुछ किया वो कोई काबिल फख्र बात नहीं है। और ये बात मैंने खुल के कही है और बागे दौल कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं, जब एक रेजोल्यूशन मूव हो गया है तो उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। इस तरह से गैर आईनी तरीके से उसको नहीं रोका जा सकता था। मुझे खुशी हुई है कि असद कैसर ने अपनी गलती को कबूल किया। तो आपके सामने इमरान खान साहब ने भी माना था कि उनसे गलती हुई थी, गलत एडवाइस दी गई थी, आपके सामने भी एडमिशन किया था खान साहब ने? इस हवाले से नहीं, लेकिन जनरली उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मामलात में मुझे गलत एडवाइस दी गई। मतलब उन्होंने ये माना है कि काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस वाला जो मामला था ये गलत एडवाइस पर मबनी था। मुझे 2-3 लोगों ने खास तौर पर जिक्र करके कहा कि इन्होंने मुझे गलत एडवाइस की थी और जिसकी वजह से ये हमसे गलती हो गई, इंडिपेंडेंट जज के खिलाफ हमने रेफरेंस भेजी। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत सारा टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच सर, वी आर ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मर्दमशुमारी के हवाले से भी, और असम्बली का इन कैमरा सेशन तलब किया गया है कल, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची GTV जिले हैदर साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम जिले हैदर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जिले हैदर साहब, बात हम करेंगे कराची की मर्दमशुमारी के हवाले से, और जिस तरह से जो इसके सामने आए हैं रिजल्ट, उसमें ये 11% कराची की आबादी जो है इसमें कम शो हो रही है। तो इसके ऊपर बताएगा कि क्या सूरत हाल है? ये 11% आबादी कम होना तो ये थोड़ी सी हैरानगी की बात है। ज्यादा हैरानी की बात है। हैरानी की बात मेरा ख्याल है कम है, इसमें खिलाफत साहब परेशानी की बात ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू जी। उसकी वजह यह है कि मैं तो इसको मर्दम शुमारी नहीं कहता, क्योंकि इसमें मर्दम को शुमार ही नहीं किया गया। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताऊं, उसमें काफी हैरत होगी आपको कि 7,000 ब्लॉक्स और 32,000 इमारतें ऐसी हैं, ऐसी इमारतों की निशानदेही की गई है जिसमें सिर्फ एक शख्स रहता है, यानी कि एक घर में एक शख्स रहता है। अच्छा। जबकि जी जनाब, जबकि 200 घर ऐसे बताए गए इस मर्दमशुमारी में जिसमें 800 और 860 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो बिजली का मीटर ही इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ बिजली ही कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो इस तरह करके, और जो 2017 में मर्दमशुमारी की गई थी उस वक्त कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख बताई गई थी, और अब जो है इस वक्त 2023 में जो है ये आबादी कम करके 1 करोड़ 35 लाख कर दी गई है। जबकि नादरा का अगर हम रिकॉर्ड निकालते हैं जो कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें बताया गया है कि जो बे फॉर्म्स जमा हुए नादरा में, जो फीड है उनके कंप्यूटर में, वो 1 करोड़ 91 लाख से जायद है। तो इस हवाले से तो मर्दम को शुमार ही नहीं किया गया, तो मैं इसको मर्दम शुमारी नहीं कहता। ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है मुख्तलिफ जो कराची की जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी इसके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और इसके जो नताइज हैं, इसके जो रिजल्ट है मर्दम शुमारी के, उसको जो है रिफ्यूज किया गया है। अच्छा जिले हैदर साहब, ये पहली डिजिटल मर्दमशुमारी है राइट कराची की? अच्छा, और दूसरा इसमें ये मामला है कि 1998 से हमने देखा है कि मर्दमशुमारी का मामला मुतनाज़ रहता है, तो इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि डिजिटल होने जा रही है तो इट विल बी मोर प्रिसाइज या बेहतर होगी? जी देखिए, ये लोगों का ख्याल था कि डिजिटल अगर हम मर्दमशुमारी करेंगे तो उसमें जो है एक्यूरेट फिगर जो है
कि किस घर में कितने अफराद रहते हैं, कितने बच्चे हैं, उनका काम क्या है, क्या, तो वो जो है वो बिल्कुल उसका डाटा जो है वो महफूज हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। उसकी वजह बहुत सारी है। कराची एक ऐसा शहर है जिसमें कुछ आबादियां ऐसी हैं जो कि कच्ची आबादियां तस्वुर की जाती है, जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, जिनमें ऐसे लोग रहते हैं जो कि कराची से बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे नौकरियां करने या अपना छोटा मोटा कारोबार करने आए हुए हैं। उनके शनाख्ती कार्ड जो है वो कराची से बाहर के हैं, लेकिन ना तो वो वहाँ पे उनके इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे हुए हैं, वो कुंडे की बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जो टैली किया जा रहा है वो मीटरों से किया जा रहा है कि आया एक अफराद जो है, एक घर जो है उसमें कितने अफराद हैं, उसमें कितनी बिजली जो इस्तेमाल होती है। गैस का मीटर है तो कितने अफराद गैस इस्तेमाल करते हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो उसके हिसाब से 25 लाख घर ऐसे हैं जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं करते, जो गैस, जिनके मीटर ही गैस के नहीं लगे हुए। तो उनको काउंट करना जो है, उनको चेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ 34 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि बिजली का मीटर और गैस का मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये आबादी को कैलकुलेट करना और कंप्यूटराइज तरीके से करना बहुत ही मुश्किल बताया जा रहा है। अच्छा जिले हैदर, आपने बड़ा तफसील से बड़ी अच्छी आपने बातें बताई हैं, वेरी कम्प्रीहेंसिव, और बड़ी वो परेशान कौन भी है। ये क्या वजह है कि हर दफ़ा कराची में ही मरदमशुमारी पे फड्डा होता है, कंट्रोवर्शियल हो जाती है। कभी मतलब मैनुअल भी थी तो भी वो फड्डे थे, इतराज़ात थे, अब वो डिजिटल हुई है तो भी फटे हैं इतराज़। तो क्या किया जाए, मतलब कराची के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, मीडिया को, पॉलिटिशियंस को, सिविल सोसाइटीज़ को, या जो भी हैं वहाँ पे पार्टीज़ हैं, क्या ऐसा फार्मूला हो सकता है कि जिसकी वजह से दोबारा की जाए? बल्कि लोग तो कह रहे थे कि शायद ये दोबारा मरदमशुमारी जो कराई जा रही है उसमें अगर MQM का सबसे बड़ा रोल है कि अगेन इनकी डिमांड थी, उसी डिमांड पे उन्होंने कही दोबारा करवाएं, और उसके लिए पैसे लगे हैं बड़े सारे, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट है। तो कराची वाले कैसे मतलब मुतमिन होंगे कि हाँ अब ये ठीक हुई है? कोई आपके पास कोई है, कोई ऐसी, कोई गिदड़ सिंह की कोई फार्मूला, कोई जिले हैदर भाई, कोई आप ही कोई मसला हल करा दें भाईजान? इनसे तो नहीं हो रहा बरसों से जी। देखिए गिलासा साहब के यहाँ असल में देखिए ना, हम अगर मरदमशुमारी हमने करनी है तो हमने किसी पार्टी को खुश नहीं करना, ना किसी पार्टी को नाराज करना है। हम MQM को क्यों लूप में लें, हम PTI को क्यों अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें, या हम पीपल्स पार्टी से क्यों मशवरा लें? एक प्लेटफॉर्म होता है, एक फार्मूला मुरतब करता है जो कि सरकार करती है, जो कि उस वक्त जो हाकिम वक्त होता है वो एक फार्मूला मुरतब करता है और उसके तहत मरदमशुमारी की जाती है। यहाँ पे इतनी जगहों पे आप अगर कराची, यकीनन आपने विजिट किए हैं यहाँ पे बहुत, और आपकी निगाह भी है कि कई आबादियां ऐसी हैं जहाँ जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। गोटाबाद मशहूर है सिंध में कि गोटाबाद की आबादियां जो है वो मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ पॉइंट पे गोटाबाद बना दिए गए हैं और वहाँ पे लोग आके बसा दिए गए हैं जमीनों पे कब्जे के लिए। तो जब तक ये जमीनों का कब्जा खत्म नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि ये जमीन किसके नाम है, मकान किसके नाम है, इसमें कौन रहता है। कि देखिए नादरा का शनाख्ती कार्ड तो हर शख्स के पास मौजूद है ना, उससे आप आराम से टैली कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी एतराज़ात है जिले हैदर, आई रिमेंबर दैट, उस पर बड़े एतराज़ात हैं। बलूचिस्तान में बड़े एतराज़ात हुए थे, कराची में हुए थे कि जो बाहर से लोग आए हैं, स्पेशली कोई अफगानिस्तान से आए या इधर उधर से या कोई और इलाकों से आए, तो उनको भी मतलब इस तरह उन्होंने पैसे दे दिए। नादरा के बड़े स्कैंडल आए हैं, माजी में देखे हमने, बहुत सारे स्कैंडल्स आते रहे हैं उस पर। वहाँ पे हमने देखा कि लोग वो भी एहतजाज करते थे, कराची में भी होते थे, उधर बलूचिस्तान में भी होते थे कि देखें जी बाहर के वो एलियंस हैं, वो आए हैं और उनको आपने यहाँ पे वो आगे जैली 2 नंबर तरीके से शनाख्ती कार्ड बना दिए। वहाँ भी तो डाउट्स हैं, वहाँ भी तो कंट्रोवर्सी है सर, इवन शनाख्ती कार्ड्स पे। गिलासा साहब ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको एक हिंट दूं एक प्रोग्राम के लिए, और अब मेरी ख्वाहिश होगी कि आप उस पर प्रोग्राम करें। हाँ जरूर करेंगे सर, विल डू दैट। मैं सैकड़ों खानदान और सैकड़ों घर आपको और लोग ऐसे निशानदेही कर सकता हूँ विद डॉक्यूमेंटली प्रूफ कि जो सियासतदान अपनी सीट्स के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह शनाख्ती कार्ड, उनका एड्रेस जो है वो चेंज करा लेते हैं रिश्वत देके, पैसे देके, ताकि वहाँ की सीट उनकी हो सके। अगर आपने 5,000 शनाख्ती कार्ड एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर करा दिए तो वो सीट यकीनन आपकी हो जाती है। कुछ अरसे के बाद वो दोबारा ट्रांसफर करा दिए जाते हैं दूसरे इलाके में। जिले हैदर आपके पास बहुत कुछ स्टोरीज हैं, एंड यू आर वन ऑफ माय फेवरेट्स आई मस्ट से। बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप अपना डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगले हफ्ते के लिए हम आपसे इस पे थोड़ा फॉलो अप लेंगे। ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको जल्दी नहीं मरने देंगे। तो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा डाटा, खबरें, स्टोरीज हैं वो रखिएगा जरा कराची के हवाले से। जरा कराची पे फोकस करते हैं जी। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। जिले हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक क्लास साहब। एक अहम मामला असेंबली का इन कैमरा सेशन कल तलब किया गया है। कहा यह जा रहा है, सुना जा रहा है DGISI की जानिब से अहम ब्रीफिंग दी जाएगी। किन मामलात पे ब्रीफिंग दी जाएगी? मेरा ये ख्याल है और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि जो अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था पिछला NSC का, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, नेवल चीफ, एयर चीफ और उनके जो हेड हैं ना उसके वो चेयरमैन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं, तो उस प्राइम मिनिस्टर भी थे, जॉइंट चीफ। तो वो उसमें जो प्रेस रिलीज आई थी, आपको याद होगा, जिस पे हमने किए भी था और बड़ा उन्होंने कहा था जनाब कि पिछली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रही है, जनरल बाजवा साहब थे, इमरान खान साहब थे, पॉलिटिकली तौर प्राइम मिनिस्टर थे, और जनरल फैज साहब थे, इन्होंने जो फैसला किया था कि आप वहाँ से उधर से अफगानिस्तान से वो जो आ रहे हैं तालिबान है उनको अकोमोडेट करें, सेटल करें, जो सेटल किया भी किया अब उसके बड़े पैमाने पे, उस पे इस कमेटी के इसमें इजलास में बड़ी शदीद उस पर तनकीद हुई और बाकायदा उसको प्रेस रिलीज का उन्होंने हिस्सा बनाया गया है। और ये पहली दफ़ा कमरान यूसुफ साहब आपने सुना होगा हमारे साथ थे कि पहली दफ़ा हुआ कि पिछले एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों को ओपनली किसी फोरम पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि